अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और इतना कुछ हो रहा है पीसीबी में और पाकिस्तान की क्रिकेट में कि कहां से बात शुरू करें और कहां ख़त्म करें। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो इस वक्त जो एक ऐसा मौजू जो हाईलाइटेड है वो है गैरी क्रिस्टन का जाना और दूसरी जानिब फ़खर ज़मान का टीम में ना होना। ये दो ऐसे मौजू है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो रही है। और तीसरी तरफ रिजवान का कैप्टन होना और चौथी तरफ ऑस्ट्रेलवी सीरीज़ हमारी जो हमारे सर पर है और हमारी उसके लिए क्या तैयारी है क्या नहीं है। रिजवान की कप्तानी के अंदर क्या हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई हिस्ट्री कायम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू सामने है। तो डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद है कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरे बाप सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। आजकल जैसे जैसे खबरें बढ़ रही हैं ना वैसे वैसे बरसात में मतलब कुछ फैंस भी उमड़ रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप ये फैंस की एग्रेशन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? मेंढक उबड़ते हुए देखें, फैंस किधर से उसी तरह से बढ़ रहे हैं ना। वो मौसमी बटेरे होते हैं। हाँ, तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये है कि आप किसी पे तोहमत न लगाएं। मुझे देखें, मैंने अपने करियर में जो एक चीज़ कमाई है वो है इज़्ज़त। हाँ। अगर अल्लाह के हुक्म से अगर मैंने कोई अगर मेरे ऊपर ये तोहमत लगाता है कि ये पेड है, ये टाउट है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो वो सबूत के साथ आए। नहीं तो ये जो जिनके आजकल हमारे नाम से चूल्हे चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनका मज़ीद चूल्हा चलाई रखे। तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है और हकाइक सबके सामने आते हैं। हमारे पास, मैंने आपको बताया था कल भी, कि ऐसी ऐसी खबरें होती हैं कि जिनको रोकना मुफाद में अच्छा होता है, मतलब जिनका रोकना ही फ़ायदा मंद होता है। और फ़खर ज़मान का दुख मैंने कल भी आपको कहा कि हुआ। वो अच्छा प्लेयर है, उसकी एवरेज भी अच्छी, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। इमाम का दुख हुआ, बाहर हुआ, उसामा मीर का हुआ। ऐसे कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको जो है वो पर्सनल मतलब फिटनेस की वजह से बाहर नहीं हुए। ये बाहर हुए हैं कुछ लोगों की, कुछ साइंसदानों की अना के मसले की वजह से, एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, साइंस की वजह से। कनेक्शन कैंप में उन्होंने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला का नाम लिया। तो जो हमें ज़राए बताते हैं वो यही है कि जो ऊपर वाले ब्यूरोक्रेसी है 2-3 की, उनको बुरा लगा। और वो हमेशा से ही क्रिकेटर्स के साथ ऐसे करते हैं। कई क्रिकेटर्स के फ़ोन का जवाब नहीं देते। अभी मैं एक जो है वो कॉलम में एक पढ़ रहा था, बड़ी वो बिल्कुल सच्ची बात है। और कई क्रिकेटर्स ने बताया भी हुआ है, कई लोगों ने पीसीबी में बताया कि भाईजान ये हमारे से तो ऐसे बात करते हैं कि ये देखो यार, मैं इतना आपका भाई बिजी था कि बाबर आजम का फ़ोन भी नहीं उठाया। तो मतलब वो जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ये जब भी कोई चेयरमैन आया है, देखिए शहरियार खान साहब का पहला जो दौर था, पहला टेन्योर था, वो क्यों कामयाब हुआ? वो इसलिए इस वजह से कामयाब हुआ कि वो अपनी टीम लाए थे। दूसरे टेन्योर में उन्होंने मार क्यों खाई? कि वो पुरानी टीम के साथ चले, पुरानी टीम के साथ, ठीक है। वसीम खान आए, वसीम खान क्यों मार खाई? पुरानी टीम थी, पुराने लोग थे, यही लोग थे। हाँ। फिर उसके बाद 2015-16 में इनको कुछ लोगों को तरक्कियां मिली। तो कुछ लोग ऐसे सेठी साहब जब आए, सेठी साहब ने भी अपने बंदे लाए, ठीक है। फिर उसके बाद जब इस दौर में आए, इस दौर में फिर पुराने बंदों के सामने वो गुलदस्ते पकड़ के खड़े हुए थे। हम लोग यानी शाहिद थे उस चीज़ के। तो चेयरमैन साहब के लिए एक सजेशन यही है, हम लोगों को कोई शायद ना इल्म हो इतना ज़्यादा जितना उनको पता है या बाकी बड़ों को पता है। हम लोग एक नादान सी सोच रखने वाले लोग हैं और एक अपनी छोटी सी राय दे सकते हैं कि जब आप आएँ और आपके जो काम ख़राब हो रहे हैं मोस्टली वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बहुत बड़ी राय है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तरक्की की तरफ जाए। हाँ। आप देखें कि डार्विन में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि जी इन्होंने कहा जी शाहीन का जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कैंप लगने लगा है, आगे गलत बताते हैं। वहाँ पर क्लब की टीमों के साथ इनके मैच हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, जिसको बांग्लादेश की ये टीम भी कहा जा रहा था, ठीक है। ये इससे पहले गलत बताते हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि आप जो है वो प्लेयर्स के फ़ोन नहीं उठाते। प्लेयर्स आपकी वजह से रिटायरमेंट लेने का सोचते हैं। प्लेयरों को आप जो है वो गलत गाइड करते हैं। कई प्लेयरों को आप गए हुए लीग में आप कह देते हैं कि जी हाँ जी चले जो मिल जाएगा एनओसी। लीग में गए हुए तो आप पीछे से जो है पट्टी पढ़ा देते हैं सिलेक्शन कमेटी को और चेयरमैन को, जी कि ये जो गया है तो ये तो एनओसी नहीं ले गया प्लेयर, तो उसको वापस बुलाना पड़ता है। गंदा कौन होता है? नाम किसका ख़राब होता है? जो सिलेक्शन कमेटी है, जो ऊपर वाले लोग हैं, वो अपने अंदर से क्लियर हो जाते हैं। वो प्लेयर के साथ भी डबल गेम खेलते हैं, प्लेयर के साथ भी ठीक रहते हैं, इधर से भी ठीक रहते हैं। तो ये चीज़ें
उस टाइम से फ़खर ज़मान की जो है वो ख़राब होनी शुरू हुई। फ़खर ज़मान बज़ाते खुद इंसान और खिलाड़ी बेहतरीन है, मतलब मैं वो आज तक उसके बारे में ना कभी किसी टीम के कोलीग प्लेयर से उसकी कोई शिकायत सुनी या उसके बिहेवियर का कोई इशू हुआ। और ये जो चीज़ है ये भी नहीं मैं मानता कि फ़खर ज़मान ने खुद की है ट्वीट, मतलब ये खुद उसकी अंग्रेजी है। ये भी एक ये मैं आपको बताऊं ये सोची समझी साजिश है। अच्छा, तो ऐसा कैसे हो सकता मुझे है आप कि ये फ़खर का बताएं, ट्वीट मुझे आप ये बताएं, इनका जो प्लेयर्स का एजेंट है वो एक है। ये तो अब आप बेहतर बता सकते हैं। मुझे पता है एक है। अच्छा, एक ही है जी, ठीक है। रिजवान का, बाबर का, फ़खर का, शाहीन का एक ही है। एक इंसान इनके जो है वो सारी चीजें ऑपरेट करता है जी, शैडो। अच्छा, वो अब वो बंदे, ये कल वाला शैडो था। वो मुझे आप ये बताएं, फ़खर ज़मान इतना बेवकूफ़ है कि जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया, शाहीन शाह अफरीदी उसका कुलीग है, लाहौर कलंदर में भी खेलते हैं। हाँ। शाहीन से कुर्बत उसकी ज्यादा है बाबर से। हाँ। ठीक है। हाँ। शाहीन को जब उतारा तो फ़खर ने ट्वीट क्यों नहीं किया? तो फ़खर ने क्यों नहीं बताया कि ये ट्वीट मैंने नहीं की है? देखें, अब हो सकता है कि बना के उन्होंने दी हो और फ़खर ने कर दी हो, टाइमिंग का इशू है। टीम जब अनाउंसमेंट हुई उसके फौरी बाद मतलब वो कर दी गई। आप इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट को समझें कि फ़खर ज़मान इस चीज़ में बेकसूर है, आगे गलत बयानी की गई, आगे गलत बताए गए। असल जो कसूरवार हैं उनको कल्प्रिट्स को पकड़ना चाहिए। इनको इनकी इसकी या तो ये है कि किसी ने उनकी ब्रेन पॉइजनिंग किया या ब्रेन वॉशिंग किया। शो का नोटिस का जवाब जो जमा कराया, अच्छा वो लोग बड़े सियाने हैं। अच्छा, उसका मामला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? शो का उसकी इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। फ़खर ने खुद भी ईमेल की हुई थी। फ़खर ने खुद भी ईमेल की थी, 2 महीने का रेस्ट मांगा हुआ था। फ़खर ने वैसे भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं जाना था। ठीक है, फ़खर ने खुद भी ईमेल की थी, 2 महीने का रेस्ट मांगा था। लेकिन फ़खर ज़मान इस मामले में बेकसूर है और फ़खर ज़मान का कोई कसूर नहीं है। कसूर उन लोगों का है जो ये डबल गेम खेल रहे हैं, जो बोर्ड के अंदर से भी डबल गेम खेल रहे हैं और उनकी कंपनी जो पीआर कंपनी है उनके साथ भी डबल गेम खेल रहे हैं। कादिर देखिए, मैं इस बात के ऊपर मतलब ठीक नहीं, है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर बाबर के लिए उसने ट्वीट की, मैंने कल भी पूछा, तो बाबर ने उसके लिए नहीं की। बाबर का भी पीआर कंपनी और एजेंट सेम है, एक ही है। फ़खर ने शाहीन के बाहर होने पे नहीं की। हाँ, नहीं की। क्यों नहीं की? तो ये तो फ़खर शाहीन से कोई लागतबाजी है या फ़खर शाहीन को पसंद नहीं करता? ऐसी बात नहीं है। ये तो देखे ना, उस वक्त वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पीसीबी था ना, एक उसको एक मतलब एक कनेक्शन उसका था। अभी जो उसने स्टेटमेंट जारी किया उसकी भी तो वो अंडर फायर था ना। फ़खर की ट्वीट हाँ टीम अनाउंसमेंट होने से पहले होती तो जस्टिफिकेशन उसकी थी कि जिन्हें फ़खर अपने मुंह से मान चुका है कई मरतबा कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, मेरे अकाउंट्स देखते हैं। मेरे इतनी बड़ी बात कि आपके अकाउंट से एक ट्वीट हो रही है, उससे दुनिया भर में बात हो रही है। फंस चुका है ना, अब वो बेचारा फंस चुका है, अब आगे नहीं कह सकता। वो क्यों नहीं बता रहे? क्यों, कैसे? देखें, वो उसके हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स हों कंपनी के साथ, उसमें शिकें हों, पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी वायलेशन हो रही है, संभालेगा, या उसका वो हो सकता है कि वो उनको बताया। 100 चीजें हैं, अब उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है पीआर कंपनी के साथ, वो भी तो बड़े सियाने हैं, वो भी ऐसे बांध देते हैं। कादिर ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई रियली रिस्पेक्ट फ़खर ज़मान एंड इवन आई स्टैंड विद द स्टैंड्स के फ़खर ज़मान को होना चाहिए। अगर जो लॉ है ना वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले तो डायरेक्टर इंटरनेशनल से पूछना चाहिए, फ़खर से पहले उनसे पूछना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से क्यों नहीं निभा रहे हैं। देन इट कम्स टू फ़खर। बट ये इस चीज के ऊपर फ़खर को अगर तो मतलब वो गिल्टी नहीं है तो ही शुड कम एंड से, ही शुड अटेंड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो नहीं तो एक वीडियो पैगाम जारी कर दे कि भाई ये हमारा जो एजेंट है, जो हम सबका एक है, जो हमारा शेडो है, ये हमें वायलेट कर रहा है, तो बताएं उसको आगे सामने। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो प्लेयर्स को कहते हैं ना रिटायरमेंट ले लो, इनको ब्लैकमेल करो, ये उनके एजेंट्स कहते हैं, ये पीआर कंपनीज कहती हैं। मैंने तो हाइड क्यों करते हैं उस बात को? मैं आपको बताऊं, आप देखें कि ये चीज़ जो है अब फ़खर की जो ट्वीट का मामला है, हाँ। फ़खर का जो इशू चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका एक तो उधर से पीसीबी के अंदर से जो मैंने आपको साइंसदान बताए हैं वो, और उनकी पीआर कंपनी। हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, मैं हो सकता है, जम्पशन है मेरी, कि जब डायरेक्टर इंटरनेशनल पे उन्होंने कहा जी कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कनेक्शन कैंप में, हाँ। और उन्होंने कहा जी कि ये ऐसे ऐसे प्लेयरों के साथ करते हैं, ये ऐसे करते हैं, चेयरमैन ने उसका बुरा नहीं मनाया, चेयरमैन ने उसको अप्रिशिएट किया कल भी प्रेस बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा उसने बहुत अच्छा काम किया। बुरा किसने मनाया? जिनको
लेबल किया गया ऑफ कोर्स। जो साइंसदान हैं अंदर ब्यूरोक्रेसी है, डायरेक्टर इंटरनेशनल ने, उस्मान वाला। यस, हो सकता है, ये जम्पशन है मेरी, हो सकता है कि उन्होंने पीआर कंपनी से रब्ता करके ये पूरी गेम तैयार की हो। ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने फखर को तरीके से कायल किया हो। एक पॉसिबिलिटी है ना, एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि उन्होंने पीआर कंपनी के थ्रू कुछ ऐसी प्लानिंग की हो कि फखर जमान जो है वो उसको टीम अनाउंसमेंट होने के बाद आप ट्वीट कर देना और फिर हम इसको इशू बना लेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मुलव्विस हों, ये माना जा सकता है। यस, आज मैंने गोहर जमान जो उनके भाई हैं उनकी ट्वीट देखी और मैंने वेरीफाई की कि ये उन्हीं का ट्विटर अकाउंट है और उसको फखर जमान ने फॉलो किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। अगर गोहर जमान हो कोई और XYZ बंदा तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता जिसको फखर ने फॉलो किया हो। फखर जमान ने उसको फॉलो किया हुआ, ठीक है। अच्छा, उसने सुबह एक ट्वीट की, मेरी आंखों से गुजरी तो मैंने हैरान हो गया कि मतलब ये क्या इसने कहा है। अच्छा, उन्होंने एक बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी मैं इसका बड़ा भाई हूँ और मैं ये वसूक से कह सकता हूँ कि फखर ने ये साया कॉरपोरेशन छोड़ दी है। बिल्कुल ऐसे ही है ये खबर। आई वाज अबाउट टू आस्क द क्वेश्चन। मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर मैंने 2-3 बंदों से वेरिफिकेशन की उसकी, उन्होंने कहा जी हाँ जी ऐसे है, इसी का अकाउंट है इसके भाई का। कुछ देर बाद अगर फेक अकाउंट हो, अगर उसको पॉपुलैरिटी चाहिए हो तो वो अपनी ट्वीट डिलीट क्यों करता? सवाल है मेरा। अगर गोहर जमान एक XYZ उसका फेक अकाउंट बनता है, फखर जमान ने उसको फॉलो किया हुआ, चले मान लिए फखर जमान ने गलती से फॉलो कर लिया। गोहर जमान एक बंदा एक हाइप लेना चाहता है एक ट्विटर पे, एक ट्वीट के थ्रू, उसको तो चाहिए फॉलोअर्स, उसको तो इंप्रेशंस चाहिए। उसने ट्वीट क्यों डिलीट की? मेरे पास तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मेरे पास तो स्क्रीन शॉट्स हैं, ठीक है। अब उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी। अब किसने करवाई वो भी सबको पता होगा कि क्या हुआ। डेफिनेटली, ठीक है। अब उन्होंने गलती से उनके भाई ने कर दी, जज्बात में आके कर दी, या उनके उधर कर दी, या उन्होंने सोचा कि अभी कबल वक्त है, पीआर कंपनी से प्रेशर आया, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ट्वीट डिलीट। कादिर जब छोड़ दिया तो फिर प्रेशर, क्या प्रेशर, काहे का प्रेशर? हो सकता है फखर ने मना किया हो, या ये हो सकता है कि उन्होंने मतलब कहा हो कि अभी इट्स टू अर्ली। ये चीज कंफर्म है कि उन्होंने साया कॉर्पोरेशन छोड़ दी है, राहें जुदा कर ली है। बिल्कुल सही बात है। क्यों छोड़ी है? मतलब मेरा अगर मैंने खुद ट्वीट की होती, बिलफर्ज मेरी अगर पीआर कंपनी है, इसको समझने वाली चीज है, मेरी अगर पीआर कंपनी है तो मैं अपनी ट्वीट को क्यों डिलीट करूंगा, या मैं अपनी ट्वीट उनके थ्रू अगर करवाता हूं तो मैं कसूरवार हूं, मेरी पीआर कंपनी कसूरवार नहीं है। ठीक है। अगर तो मेरी पीआर कंपनी ने मेरे पूछे बगैर कर दी और मुझे दिखाए बगैर कर दी और चालाकी की, तो उस पे मुझे गुस्सा चढ़ेगा और मैं छोड़ दूंगा। लेकिन आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप उस चीज को अनाउंस करेंगे बाकायदा तौर पर कि ये मैं नहीं था, ये इन्होंने किया, और इसके आंसर में मैं उनको छोड़ा। मसाइल 100 चीजें होती हैं। देखिए, आगे प्लेयर ने भी अपना सोचना होता है, आगे जो कंपनी के साथ मुआहदे करने होते हैं। अब नई जो कंपनी पीआर ढूंढेंगे उनके साथ भी 100 मामलात होंगे कि वो प्लेयर का एक चले जाती है, परसेप्शन चले जाती है, बन जाती है कि यार ये जो है ना वो बोल देता है, तो इसलिए ये क्लॉज भी शामिल करो कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि ऐसा हो कि जी हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको छोड़ेंगे, जब भी छोड़ेंगे। तो अभी मैं ये डाटा इकट्ठे कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला सबके सामने लाऊंगा कि आपको क्लैरिटी है, लेकिन आप शायद वाला लफ्ज इस्तेमाल करके इस चीज को कंफ्यूजिंग बना किस चीज पे? मतलब आपको आई नो कि यू हैव द क्लैरिटी कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन, यू हैव ऑल द पिक्चर, बट आप उसको ओपनली कह नहीं रहे हैं और उससे कंफ्यूजन, किस चीज का होता है यार, मतलब हम लोगों का काम है खबर देना। हाँ, ठीक है। अब मैं वो देख रहा हूँ जिनको घर में दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, वो भी लगे हुए हैं कि जी ये जो है वो झूठ है, सफेद झूठ है, ये टाउट है, ये फलाना है, टींगना है। मुझे अब समझ नहीं लग रही है कि यार जो हकायक हैं वो हम बयान कर रहे हैं तो उनको उलझन क्यों हो रही है। देखिए अब मेरी ट्वीट के नीचे मैं आपको बताऊं, ये हमें पागल नहीं बना सकते। हम लोग इस फील्ड में बहुत पुराने हैं और हमें ये पागल नहीं बना सकते। ये जो भी कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये पेड ट्रोलर्स हैं। ये नीचे जो आते हैं आपके जो बैशिंग शुरू कर देते हैं, ये आम जनता नहीं होती है भाई। मुझे जिसने फॉलो किया हुआ है, मुझे 4-4 साल से 5-5 साल से एक बंदे ने फॉलो किया हुआ है, वो मुझे जानता है 5 साल से। ठीक है। अब जिसको मैं जानता ही नहीं, जिसको मैंने पहली दफा देखा, जिसके कमेंट्स देखे, उसको क्या पता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अच्छा देखिए, ये ना ज़र्फ की बात होती है। कम ज़र्फ लोग जो है ना, उनके पास जब कुछ नहीं रहता तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। छोड़ूंगा। कई लोगों
के साथ ये कर चुके हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इनकी तय तक जाऊंगा और इसको बकायदा तौर पर मैं भी शामिल हूं उनका नहीं, मैं ये सबके सामने लाऊंगा इंशाल्लाह ताला। 1-2 दिन में मैं FIA में साइबर क्राइम में ये करूंगा और वो सारों के सामने लाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। बिल्कुल करना चाहिए भाई। देखो मैंने जब किया ही कुछ नहीं, हाँ, तो आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? या तो मेरे दिल में खोट हो, या मैं जो है वो डर रहा हूँ कि यार ये वाकई सच कह रहे हैं, ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर मैं क्यों डरूं? ना मैं डरता हूं तो ना मैं डरूंगा किसी से। आपकी बात से एक और बात मुझे याद आई है, क्योंकि आप भी मतलब क्योंकि कोई गलती नहीं है आपकी तो आप इसके साथ स्टैंड कर सकते हैं। सच की बात अगर की जाए कि सच बोलने की हिम्मत किस किस में होती है, तो प्लेयर्स में ऑब्वियसली जो असूल फ़खर ज़मान के लिए हैं वही असूल जो हैं वो सब प्लेयर्स के लिए हैं। और साजिद खान ने भी फ़खर ज़मान के हवाले से गुफ्तगू की, फिर मोहम्मद आमिर ने भी की। ये ट्वीट्स कुछ सामने आई, साजिद खान का वो फेक अकाउंट है, वो फेक अकाउंट है। चलें ठीक है, वो कल मैंने क्लियर कर दिया। मोहम्मद आमिर ने किया, मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल किया, ठीक है, उन्होंने इस बारे से बात की। मोहम्मद आमिर इज इवन नॉट दैट इन्फ्लुएंस के वो मतलब उनके साथ मुकम्मल तौर पर तो मोहम्मद आमिर, देखिए मोहम्मद आमिर का जो यूट्यूब इस टाइम पे चल रहा है, मैं नहीं समझता कि वो किसी पे जानबूझ के तनकीद करता है। वो जो फैक्ट है, जो सच है, वो उसको बयान करता है और ये उसकी बड़ी अच्छी आदत है। मैं उन्हें बहुत पुराना जानता हूँ, वो हमेशा वो भी नहीं डरते, वो भी जो होता है वो सच बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लांटेड चीजें करते हैं, ठीक है। अब वो जिस तरह हमें लोग अभी जो कह रहे हैं कि जी बाबर आजम के खिलाफ हो रहा है, वो कौन करवा रहा है? सारों को पता है वो कौन करवा रहा है। ना अल्लाह का शुक्र है कभी किसी PR कंपनी से फायदा लिया, तो ना कभी उनको जो है वो अच्छा, आपको भी कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे होंगे ना, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली फखर की ये मतलब एक ही तरह का मैसेज जो है, कमेंट है, बोलना क्या लिखना क्या। उनको सिर्फ एक जो ग्रुप बना होगा जिसमें 700-800 लोग ऐड होंगे, उसमें उनको सिर्फ कह दिया होगा कि इसको उड़ाना है, बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल। चलिए ठीक है, वो अपने अपनी वर्डिंग में उड़ाई लग जाता है तो उड़ाई जो। लेकिन बात ये है कि अब बाबर ने उसके रिस्पांस में तो कोई ट्वीट नहीं की है। इट शोज कि एक्चुअली फखर को भी नहीं करनी चाहिए थी, या फखर से किसी ने करवाई या की या जो भी है। आई थिंक उसको इस चीज़ की क्लैरिटी देनी चाहिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू योरसेल्फ, जब आपकी ज़ात के ऊपर अटैक हो रहा होता है ना, तो फिर आपको उसके आंसर में कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है। नहीं, फखर ज़मान देखें मासूम है और बड़े अच्छे आदमी, अखलाक के भी, मैं बड़ा पर्सनल तौर पे भी जानता हूँ। आपको लगता है वो पर्सनली मीटिंग करेंगे चेयरमैन साहब से? हवाले से मिलना भी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना बिटवीन प्लेयर और चेयरमैन, देखें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसकी वजह से है? प्लेयरों की वजह से, प्लेयर्स की वजह से। एंड ही इज ऑलवेज अवेलेबल। यस, अगर कोई ये कहता है कि चेयरमैन साहब ने मुझे आंसर नहीं किया, तो भाई वो गलत कह रहा है। उन लोगों ने ही बातें बनाई जो ये लोग नहीं चाहते कि चेयरमैन जो है ना वो तरक्की करें या चेयरमैन अच्छे काम करें। ये उन लोगों ने उड़ाई जो ब्यूरोक्रेसी है, ऊपर वाले 3 जो है, जो साइंसदान है, एक लैपटॉप वाले हैं, एक जो है वो माशाल्लाह वेले मसरूफ हैं, और उसके बाद एक और है। तो ये वो 3 लोग हैं जी, आगे कंटिन्यू करें। ये 3 लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते, और उन्होंने ही आगे जो है वो हवा इस चीज़ को बनाया कि उसामा मीर ने फ़ोन किया था चेयरमैन को, तो चेयरमैन जो है ना वो गुस्सा कर गए। भाई चेयरमैन क्यों गुस्सा करेंगे जब चेयरमैन ने बड़ी भरी मीटिंग में कहा था कि मेरा नंबर ये है, एक बंदे को नंबर दिया और उनको कहा जी आपके पास 24/7 अवेलेबल हूँ, जब आपको कोई चीज़ हो मेरे से पर्सनल बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लेयर्स को भी इशू नहीं है भाई, ये इनको तकलीफ होती है कि आप डायरेक्ट क्यों हो गए हैं जी चेयरमैन के साथ, हम डायरेक्टर हैं जी, हमें बताएं, हम फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, हम फिल्म के डायरेक्टर हैं, आप क्यों उसके पास चले गए? मतलब ये तरीकाकार है यार। आप कौन है भाई? आपको कौन जानता है? बिल्कुल सही बात है। ये चापलूसियां करके आप लोग इधर डायरेक्टर लेवल पे पहुंचे हुए हो, आप लोगों को कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये प्लेयर्स को जानते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। मैं आज फिर भी कायम हूं, देखे प्लेयर्स की स्पोर्ट में लोग कहते हैं प्लेयर्स की स्पोर्ट में क्यों बोलते, क्यों ना बोले भाई, प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। आज प्लेयर्स को आप लोग इज्जत ये दे रहे हो कि आप वो रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो गए हैं और यूएसए जाके खेलेंगे। मतलब यूएसए की टीम में आइंदा आने वाले कुछ सालों में समी असलम भी खेल रहा होगा, फलाना भी खेल रहा होगा, ये वाला भी बंदा खेल रहा होगा, उस्मान कादिर हो सकते हैं। तो यार मतलब ये क्या आप लोग अपने साथ क्या इंसाफ कर रहे हो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वो बेचारा काम करने की तरफ सोचता है, ये अंदर आके जो है ना वो अपनी टांग अड़ा देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे प्लेयर्स के साथ गैप जो रखा हुआ है ना, मैं आपको बताऊं, प्लेयर्स के साथ गैप खत्म करना होगा और प्लेयर्स को खुद चाहिए। प्लेयर को इतना डराया हुआ है इन्होंने कि जी चेयरमैन ऐसे, चेयरमैन वैसे, कुछ भी नहीं भाई। आप चेयरमैन के साथ रब्ता करो,
फ़खर जमान को मुलाकात करनी चाहिए, 110% करनी चाहिए, इमामुल हक को करनी चाहिए, उसामा मीर को करनी चाहिए, हसन अली को करनी चाहिए। जिनको नहीं मिला भाई, आप उनके साथ जो कंसर्न्स हैं आप बैठे और आप बात करें, आप उनके साथ बैठें, उनको बताएं, अपनी बताएं, वो आपको अपनी बताएंगे। फिर होगा क्या कि जो मिसकम्युनिकेशन और जिसने गलत बातें की होंगी वो एक्सपोज हो जाएंगी। तो वो एक्सपोज ना हो इसीलिए तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं सब। हाँ। अब कई लोगों ने, उनका इतना बड़ा मनसब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिन्होंने खबरें लीक करवाई, ठीक है, इसी मामले पे, गैरी वाले मामले पे उसको खबर को गलत रंग दे दिया। गैरी क्रिस्टन के जाने के ऊपर एक ये भी कुछ अफवाह है या हकीकत है कि शायद वो नहीं चाहते थे कि बाबर आजम इन्वॉल्व हो किसी भी स्क्वाड में अभी टिल नाउ, बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग इन दैट वे जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इस वजह से उनको बाबर को शामिल करने की वजह से उनकी इसके ऊपर बहस हुई और वो उन्होंने जाने का फैसला किया। इज दैट ट्रू? अच्छा, कई लोग जो है ना वो ये भी उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से हवा दिलवा रहे हैं अपने पेड ट्रोलर से, अपने बच्चों से, कि जी आप ये लोग चलाओ, आप ये चलाओ, कि जी आप ये ट्वीट कर दो, आप ये खबर लगा दो, आप ये चलाओ कि बाबर आजम जो है ना उसको दुनिया मानती है, उसके लिए आप ये पता खेल सकते हो। तो आप ये खबर चलाओ कि जी गैरी जो है ना बाबर के हक में था। अच्छा। तो चेयरमैन ने जो है ना गैरी को बाहर निकलवाया, या सिलेक्शन कमेटी ने नहीं, आकब जुवैद ने आके बाहर निकलवाया। ये भी तरीका वारदात शुरू हो रहा है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी मैंने आपको बता दी थी, जो रीजन थी कि वो आप जब एक मुलाजम होते हैं तो आपको मानने पड़ते हैं। आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए हैं, गोरे तो कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो इची बिची देखते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट की। आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, आपने कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पढ़े साइन कर दिए, ये क्या बात? लेकिन ये तो उनके लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उसने पढ़ा होगा ना। हाँ। एडे भी नहीं पागल, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में भी रह के आया वो, बाकी जगहों पे भी क्रिकेट खेली है उसने, उसको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है, शिकें क्या होती हैं। डायरेक्टर इंटरनेशनल रहा है ना आपके, ये वाले ये जो साइंसदान है यही लेके आए ना सारे, ऑब्वियसली। तो आप मुझे ये बताएं कि गैरी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 1 माह की छुट्टी है और 11 महीने काम पे आना है। पाकिस्तान की जब कोई सीरीज होगी उसने जो है ना इधर मौजूद होना है, यहाँ पर टीम के साथ होना है। चैंपियंस कप पे उसको बुलाया गया, वो नहीं आए, तो फिर आप उसको गैरी को हाथों पे कैसे उठाएंगे? अच्छा, तो ये सारा मामला जो है उनके जाने का, जैसन गिलेस्पी टीम के साथ आए, हाँ, ट्रैवल कर रहे हैं अब ऑस्ट्रेलिया, मना नहीं किया उन्होंने तो नहीं ब्लैकमेल किया। हो सकता है कि उनकी भी कोई शराइत हो जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हल कर दी। मेरा एक सवाल है कि अगर मतलब वो नहीं आए चैंपियंस कप में और इस चीज़ का एक इशू है, तो ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बिल्कुल पहले क्यों? ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो क्या है, मुझे बताएं। कि मगर आप इतने नॉन प्रोफेशनल हैं भाई कि आप अपने गोरे डेविड रीड के अंदर दिलवाने के चक्करों में, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के चक्करों में बोर्ड को कह रहे हैं कि जी आप जो है ना वो नहीं आए। नहीं, तो बोर्ड और इनकी जो कम्युनिकेशन है वो अभी ही क्यों हुई है? मतलब वो चैंपियंस कप के फौरन बाद क्यों नहीं बोर्ड ने उनको इस बात की वो तो बोर्ड पनिशमेंट के तौर पर कोई बात? किसका काम है? वो डायरेक्टर इंटरनेशनल का काम है। किसका काम है? तो डायरेक्टर इंटरनेशनल कहता है कि डायरेक्टर इंटरनेशनल को इनवाइट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। डायरेक्टर इंटरनेशनल साहब कहते हैं कि जी मेरे से ज्यादा काम किसी को नहीं आता, और मैं जो है ना वो बस मेरे अलावा कोई बंदा भी नहीं मिल सकता इनको इतना काबिल। वाकई, तो फिर जिसने इतनी बड़ी लेगेसी जो है वो यहाँ पर आकर स्टॉप कर दी है, तोड़ दी है, तो वो ऐसा कैसे मिल सकता है? अच्छा, रमीज राजा एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और उनकी गुफ्तगू हमेशा से बहुत एक बड़े लेवल पर सुनी जाती है, और उनका ये मानना है कि बाबर आजम मतलब जो हुआ है वो गलत हुआ है किसी तरह से, और बाबर आजम तो अगर बाबर आजम को सर वेविन रिचर्ड बनना है, तो आप मुझे ये बताएं कि रमीज़ राजा एक ऐसा नाम है कि जिनसे जुड़ी हर बात जो है ना वो इम्पैक्ट रखती है, और रमीज़ राजा बाबर आजम के हक़ में बोले हैं, कोई मसला नहीं है, उनको बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। फ़खर ज़मान के भी हक़ में बोलना चाहिए, लेकिन ये किसी के साथ कंपैरिजन करना, डोंट यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एजेंडा और इट्स जस्ट अबाउट टू पोर्ट्रे समथिंग? देखें हमारी सबसे बुरी आदत ये है कि हम जब सऊ शकील सो करता है उसको हम ड्रेविड के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं, और जब हमारा बाबर आजम जो है वो सो करता है हम उसको विराट कोहली बना देते हैं। अगले मैच में आउट होता है तो उसको जिम्बाबर कहने शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमारा अलमी है कि हम लोग जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। हमारा एक प्लेयर है, नो डाउट सदियों बाद एक अच्छा प्लेयर आया हमें मिला, जो हमारे अर्ली 20s थे उस तक जो लॉट थी, उसके बाद से हमें एक अच्छा बैट्समैन मुतवातर के साथ रन्स करता दिखाई दिया, जो कि बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में अच्छा बैटर ढूंढना। हाँ। आए तो बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जिनमें सलमान बट भी थे, जिनमें इमरान नज़ीर भी थे, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज़, मिसबाह उल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ,
ये अच्छे क्रिकेटर आए, लेकिन उसके बाद जो एरा आया उसमें यंग लॉट में हमारे पास ये एक अच्छा बैट्समैन नजर आया। अब उसको करने दे रन्स, कप्तानी का प्रेशर भी नहीं है, वो इजी होकर रन्स करे, वो समझे कि उसका बोनस पीरियड है, वो चलाई जाए बैट अपना। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो टफ कंडीशंस ज़रूर होती हैं, लेकिन बाबर कादिर अच्छा आपसे आज एक सवाल करूं जी, बाबर आजम को हुआ क्या है? किस चीज़ पे? किसी भी चीज में परफॉर्मेंस को क्या हुआ है? मतलब वो उनके एटीट्यूड को क्या हो गया है? ये बाबर वो बाबर क्यों नहीं है जो पहले वाला बाबर? प्रेशर होता है जस्ट। नहीं तो व्हाट हैपेंड टू हिम एक्चुअली? व्हाट इज द प्रेशर? व्हाई इज ही नॉट परफॉर्मिंग? प्रेशर यही होता है जब आपकी एक दो मैचेस में परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही होती हैं, फिर आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको मुख्तलिफ ट्वीट्स भेजते हैं, आपको मुख्तलिफ लोगों के। तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही? कोई उन पर काम क्यों नहीं कर रहा? ये कभी नहीं हो सकता कि अच्छे प्लेयर पे बैड पैच ना आए। आप जिसको मर्जी उठा के देख लें, जवेद मियादाद को आप उठा के देख लें, इंजमामुल हक को आप उठा के देख लें, यूनस खान को, मोहम्मद यूसुफ को, कई दफा बाहर हुए। पैच आता है ना, ये तो स्कार बन गया ना। नहीं, तो इसको ठीक क्यों नहीं कर रहा? विराट कोहली 3 साल तक नहीं अच्छी परफॉर्मेंस दे सका। बाबर को कितना अरसा हो गया? अब बाबर को 1-1.5 साल हुआ होगा, लेकिन ओडीआई में उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज है। टेस्ट में खराब होनी शुरू हुई है, T20 में भी उसने बेहतर करने की कोशिश की। चैंपियंस कप में जो उसने खेला वो भी अच्छा खेला, उससे पहले जो PSL में खेला वो भी अच्छा खेला। तो आप उसकी बैटिंग पे शक नहीं कर सकते लेकिन बज़ाहिर जो है लगता यही है कि जो ये पिछले दौर में ज़का अशरफ दौर में हुआ और कुछ चीज़ें पक रही थी, जो चीज़ें चल रही थी, उनकी वजह से वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे, मेंटली तौर पर प्रेशराइज थे। उनको उसी टाइम पे चाहिए था कि जब उनको कप्तानी से हटाया गया था वो 1-2 महीने के लिए रेस्ट लेते, ईजी होके वापस आते पाकिस्तान टीम में और अपना जौहर दिखाते। ये आराम ना लेने की वजह से भी आप लोग जो है वो थकावट का शिकार हो जाते हैं और ज़हनी तौर पर आप टॉर्चर होते रहते हैं। यही प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे प्लेयर्स को इनसिक्योरिटी है। अब बाबर वापस आए हैं, कामरान गुलाम ने उनकी जगह तो नहीं खाई। यही प्रॉब्लम जो है ना वो कहीं ना कहीं शाहीन के साथ भी बन रही थी। आपको अगर याद हो, मोहम्मद आमिर का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने उस वक्त बोला था जब शाहीन अभी मतलब समझ लें कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। ये लोग ना कुछ बर्डन बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स पर डाल भी देते हैं। शाहीन के हवाले से मोहम्मद आमिर ने ये कहा था कि ये जो मतलब इतनी ज़्यादा क्रिकेट जो खेली जा रही है ना हर फॉर्मेट में, ये आपको जब आगे आप अपने मतलब 20s के मिड में आते हैं ना तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। आप एक फास्ट बॉलर की एक बॉडी का एक रिक्वायरमेंट होती है और वो उस वक्त में आके ख़राब हो जाती है। और आज यही चीज़ हो रही है कि आज शाहीन को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये शाहीन की अपनी गलती है या ये बाबर की अपनी गलती है या नसीम शाह की अपनी गलती है। दिस इज समवन हु शुड बी देयर टू टेल देम कि यार आपकी बॉडी का एक पैरामीटर है और इससे अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देयर इज नो वन टू टीच देम, देयर इज नो वन टू टेल देम। देखें, कई लोगों ने समझाने की कोशिश की, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को कहा भी गया कि आप रेस्ट कर लें, नहीं मानते खुद प्लेयर्स। तो आगे वो बाकी लोग क्या कहें, मैनेजमेंट वाले कहेंगे जी फिर ज़बरदस्ती कर दी प्लेयर के साथ, फिर ऐसे कर दिया प्लेयर्स के साथ, फिर वैसे कर दिया प्लेयर्स के साथ। ये तो फिर जस्टिफाई नहीं है ना। अब देखें ना, बाबर नहीं है ना जिम्बाब्वे के स्क्वाड में, नसीम भी नहीं है, शाहीन भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। यस एक मतलब ठीक है, अब देखें अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया है, नो डाउट, ठीक है, उन्होंने अपना एक इम्पैक्ट दिया, लेकिन वो कमज़ोर की टीम के खिलाफ किया है। अब पाकिस्तान में से हम हम ए टीम का पूरा जो है वो बैच हम वहाँ पर भेज देंगे उनके साथ खेलने के लिए, मतलब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, पता तो चले ना, एक डिफरेंस तो पता चले ना। देखिए, आपने अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम बनानी थी ना, तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। ये बात भी आपकी 100% करेक्ट है। ठीक है, उसमें आपको फखर को भी रखना चाहिए था, इमाम को भी रखना चाहिए था। तीसरी और दूसरे नंबर पर मुख्तलिफ स्टैट्स में आपकी सक्सेसफुल जोड़ी है। अच्छा, अब आप देखें, एक अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि ना मतलब साजिद हैं कहीं पर, नुमान तो चलें वो तो एक टेस्ट के अंदर ही उनको ज़्यादा, लेकिन साजिद नहीं है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साजिद भी होंगे। अगर एक ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको वहीं पे रखा गया है, उसको अब बाउंड नहीं किया गया कि तुम यहाँ भी तुम ही आ जाओ, यहाँ पर भी तुम ही आ जाओ। दिस वॉज समथिंग गुड। वैसे तो पर्थ में जरूरत भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पिनर्स का इतना खास नहीं मतलब रोल हो सकता। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे खतरनाक पिच है वो पर्थ है। हाँ, मेलबर्न की भी थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन ग्राउंड बहुत बड़े। पर्थ हाँ डेफिनेटली, सिडनी का जो ग्राउंड है वो नॉर्मल ग्राउंड होता है। सिडनी में एशियन कंडीशंस को सूट करती हैं। जो मेलबर्न और पर्थ की जो ग्राउंड है वो तौबा तौबा तौबा, बॉल नजर ही नहीं आता वहाँ पे। मतलब पड़ता है ऐसे लगता है सीमट विकेट पे बॉल आप कर रहे हो और बॉल गायब फौरी एकदम पे। तो हमारे बैट्समैन क्यों वहाँ पर डरते हैं खेलते हुए शॉर्ट पिच पे,
तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट पिच पे उनको प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। शाहिद असलम साहब को मैंने काफ़ी दफ़ा देखा स्लैब लगा के वो प्रैक्टिस करवाते थे प्लेयर्स को, तो इसीलिए उमर अकमल, कामरान अकमल उसको अच्छा पुल करते थे, अच्छा खेलते थे, शर्जील खान उसको अच्छा पुल करते थे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस ही आपको अच्छे परफेक्ट बनाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जब सोच के यहाँ से जाएंगे ना, एक चीज़, पहला मैच हम हारे इंग्लैंड से, अगर हम ये सोच के जाते कि जी इंग्लैंड 3-0 करेगा हमें, हाँ। हम परफॉर्मेंस ना दे सकते। आप ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ये सोच रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, तो आप जब इस सोच से जाओगे ना कि यार ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन ऐद के इन्होंने दसांगे, बड़े दिल के साथ दलेर होके लड़ के हारो, मजा आए हारने का, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ना हो कि आप जो है वो 70 पे ऑल आउट हो जाएं और वो जो है ना वो आपको 7-8 ओवर में चेज कर दें। आपको पता है कि ये एक माइंड में ना एक प्रेशर होता है, बार बार हारने का भी एक इम्पैक्ट होता है आपके जहन में। और हम जब बांग्लादेश के खिलाफ भी, हमारी जो एक टीम थी, एक जो हमारी कोर टीम थी, वो बांग्लादेश के खिलाफ भी हम हार गए, फिर उसके बाद हम इंग्लैंड से एक मैच अपना हार गए, फिर टीम बदल गई। अब इसमें 2 नए लोग आए जो नए माइंडसेट के साथ आए। नए लोग एज एन इस तरह से कि उन्होंने वो प्रेशर, वो चीज़ नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ यही देखा कि हम तो खेल रहे हैं और हमें मैदान जो है वो खुला नहीं मिल रहा, तो उन्होंने आकर सिर्फ मार धाड़ की है। उन्होंने आकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ, उनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या है क्या नहीं, उनके लिए यही मतलब एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमने कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तो वो मैच जीते हैं। तो दिस इज समथिंग कि आपके माइंड में अगर ये हो ना कि आप अपना पास्ट लेकर अगर चल रहे हैं ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको आज के दिन को देखना है कि ये एक नया दिन है और ये कल जैसा नहीं हो सकता, ये बदल सकता है। तो हमारे अभी जितने भी यहाँ पर टीम है, अगर आई गेस के नए लोग हैं, हो सकता है कि वो वाकई में कोई इम्पैक्ट डाल सकें, कहीं ना कहीं कुछ बेहतर कर सकें। इंशाल्लाह, मगर कंडीशंस का डिफरेंस तो होता है ना, एक्सपीरियंस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम लोग जो है वो ओडीआई सीरीज अगर ना भी जीतेंगे इंशाल्लाह, अगर ना भी जीते T20 सीरीज हम जरूर जीतेंगे। अच्छा, पता नहीं क्यों लग रहा है कि 2-1 से इस मरतबा 2-1 हर बार नहीं सही होता। देख लें आपने इंग्लैंड के खिलाफ भी कोई नहीं सोच सकता था हम 2-1 करेंगे। हाँ, मैंने तो उन्हें चैलेंज किया था कि ऐसा नहीं होना, एक मैच हम जीत सकते हैं ऑर्डली, बट पहला मैच हारे, उसके बाद भी आप कह रही थी आज जी भाई ये क्या हो गया। हम लोग सब ही हैरान थे कि यार मतलब सीधा मैच आप 550 करके भी आप एक इनिंग से हार जाओ, तो ये तो यानी आपको लग रहा है कि 2 आपका वो 3-0 भी मुझे याद है इंग्लैंड वाला। 3-0 नहीं, ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है, अच्छी टीम है, लेकिन 2-1 हम कर सकते हैं T20 या ओडीआई में, दोनों में से किसी एक सीरीज में। चलें भाई, देखते हैं ये 2-1 किसके हक में होता है, उम्मीद करते हैं कि बेहतर हालात। लेकिन फखर वाले मामले को संजीदगी से लेना चाहिए और फखर को मतलब अब जो है वो किसी को मतलब मैसेज करने की जरूरत नहीं है। फखर को सिंपल चेयरमैन को मैसेज करने की जरूरत है, चेयरमैन साहब उनको मिलें, मुलाकात में जो है चीज़ उसको क्लियर करें। मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है कि हमारा एक प्रीमियम जो बैटर है, हमारे जो बैटर्स हैं जो बाहर बैठे हैं बेचारे, वो ये दुख लेके बैठे हों कि यार हमारे साथ ज्यादती होगी, और ज्यादती किस वजह से हुई है, बिला वजह हुई है। मतलब फिटनेस पे अगर आपने रखना है तो फिर इमाम ने तो ऐसे 100-150 प्लस भी रन्स किए हैं, तो उसमें भी फिटनेस चाहिए। साजिद खान, नोमान अली को भी आपने कहा जी फिटनेस नहीं है, जाहिद महमूद को भी आपने कहा फिटनेस नहीं है, तो उन्होंने 25-25 ओवर एक गो में किए हैं। तो ये चीज़ें सब जो है ना वो ड्रामेबाजी है, और अगर फिटनेस जो है उस्मान खान की 8 मिनट से ज्यादा हो सकती है और वो टीम में हो सकते हैं, हाँ, तो फिर वो उस पे जो है ना वो फिर आपको कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फिटनेस की वजह से नहीं दिया, तो अगर आपने नोमान अली के आगे सब्जेक्टिव फिटनेस लिखा है तो फिर फखर जमान के भी आगे लिख देते सब्जेक्टिव फिटनेस, फिर इमाम के आगे भी लिख देते सब्जेक्टिव फिटनेस, लेकिन वो होते तो सही ना। खैर, बहुत अच्छी बात है कि हम ये पॉइंट रेस कर रहे हैं, बिकॉज लोगों की हमेशा से कोशिश होती है कि वो एक जहाँ झुकाव हो वहीं पर बस वो रहें। तो कभी कभी वैसी बात भी करनी चाहिए जैसी कोई नहीं सुनना चाह रहा होता, और हम तो वैसे ही ऑलरेडी शिकार हैं उन तमाम लोगों के जो हमारी बहुत सी बातें नहीं सुनना चाह रहे होते हैं। खैर कादिर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर शेयरिंग द इम्पैक्टफुल न्यूज़ राइट नाउ, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जिनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। और फ़खर वाली जहाँ तक बात है, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि व्हाट डू यू थिंक, वो वाले लोग नहीं जिनका ओपिनियन हम नहीं सुनना चाहते हैं, वो जो वाकई हमारा शो जो है वो रेगुलरली देखते हैं, ऐसे लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दें। बताइए कि क्या फ़खर ज़मान का टीम में ना होना हानिकारक हो सकता है या वाकई में उनको टीम में होना चाहिए था। खैर, इसी के साथ मुझे और कादिर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।